Hello everyone, welcome to Wikipedia CUET. Guys, today we will be covering this topic through MCQs with detailed explanation. Best of luck and do watch the video. Hello everyone, welcome to Abhipedia CUET 2025 MCQ series. होप यू गाइज आर डूइंग वेल। आज के इस लेक्चर में हम इडियम्स एंड फ्रेजेस डिस्कस करने वाले हैं जो बिल्कुल आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से हमने ऐड ऑन किया है। आपके एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि सबसे पहले हमने प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस किए हैं और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से हमने एक आइडिया लिया है किस तरह के क्वेश्चंस आते हैं, किस तरह का एग्जाम का पैटर्न रहने वाला है, और उसी को ध्यान में रखते हुए हम बहुत इंपॉर्टेंट इडियम्स एंड फ्रेजेस लेके आए हैं जो आपके एग्जाम के लिए आपको बहुत हेल्प करने वाले हैं। तो अगर आप ये क्लास देख रहे हैं तो साथ के साथ आपने थोड़ा फोकस्ड रहना है, साथ ही साथ हम ऑप्शंस को भी डिस्कस करने वाले हैं सो दैट आपको ये भी पता चले कि किस तरह से एलिमिनेट कर सकते हैं। ठीक है जी, यस। तो स्टार्ट करते हैं इडियम्स एंड फ्रेजेस जो हमारा आज पार्ट 3 है एमसीक्यूज का। इससे पहले वाले जो 2 पार्ट हम कर चुके हैं उनको भी आप जरूर देखना है। तो बात करते हैं इडियम्स एंड फ्रेजेस की। तो अगर आपने आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर देखा है तो उसमें आपको पता है कि उसमें इडियम्स एंड फ्रेजेस के भी बहुत सारे क्वेश्चंस हैं। ठीक है जी, तो होती क्या है, इडियम्स एंड फ्रेजेस को किस तरह से हम टैकल कर सकते हैं एग्जाम में। तो देखो समझो, इडियम्स एंड फ्रेजेस जैसे हम हिंदी में बोल देते हैं कहावतें और मुहावरे, ऑल्दो इनका कोई लॉजिकल मीनिंग नहीं होता है। ठीक है, ये एक तरह से हियर सेइंग्स है, लोगों ने कुछ कह दिया, वो चीज वोग में आ गई, वो चीज फेमस हो गई। सेम ऐसे इंग्लिश में भी होता है। तो जो इडियम्स और जो फ्रेजेस होती हैं, एक तो ये चीज ध्यान में रखना, उनका लिटरल मीनिंग नहीं होता है जो लिखा होगा। गेटिंग माई पॉइंट। फॉर एग्जाम्पल जैसे बोलते हैं कि बंदर क्या जाने अदरक का स्वाद, हिंदी में ऐसे ही बोलते हैं ना। अब पूछा है कभी बंदर से कि उसको अदरक का स्वाद पता है कि नहीं पता है? नहीं पूछा ना। और क्या पता उसको पता हो, और अदरक का स्वाद ही क्यों, धनिए का क्यों नहीं, पुदीने का क्यों नहीं। गेटिंग माई पॉइंट। तो कहने का मतलब ये है कि कोई लॉजिकल मीनिंग नहीं होता है इनका, इडियम्स एंड फ्रेजेस का। ये थोड़ा सा कम्युनिकेशन को क्रिस्पी बनाने के लिए हम इनको यूज करते हैं। ठीक है ना, जैसे किसी की पहुंच से बाहर कोई चीज है तो हम बोल देंगे अंगूर खट्टे हैं। तो मतलब अंगूर, अब हो सकता है अंगूर मीठे हो, लोमड़ी वाली स्टोरी सुनी होगी ना आपने, तो हो सकता है अंगूर मीठे हो लेकिन लोमड़ी की पहुंच से बाहर थे तो लोमड़ी ने बोला अंगूर खट्टे हैं। ऐसे ही एग्जाम के लिए भी आप ध्यान रखना, तो जो ऑप्शंस आते हैं तो ऑप्शंस में क्या लिखा होगा, क्या ये लिखा होगा कि अंगूर खट्टे होना या अंगूर पसंद नहीं आना, ठीक है, अंगूर पके नहीं होना, इस तरह के ऑप्शंस होते हैं ना। तो जो कि आंसर कभी भी नहीं होते हैं। तो उसका करेक्ट आंसर क्या है, कोई चीज पहुंच से बाहर है तो हम उसी में ही कमी निकालना शुरू कर देते हैं। क्लियर है ना? हाँ, तो पहले समझ लो इसको। तो सेम ऐसे जब हम इडियम्स एंड फ्रेजेस करेंगे तो जो लिखा होगा उसका लिटरल मीनिंग नहीं ढूंढना है आपने। ठीक है, ये जैसे इनको वैसे याद करना है। क्लियर है जी? तो इस माइंडसेट के साथ ही चलना है। क्वेश्चंस करते हैं, डेफिनेटली आपको समझ आएंगे। या क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है फ्रॉम स्टर्म टू स्टर्न। अच्छा, स्टर्म टू स्टर्न ये स्पेशली ये उसके शिप के लिए यूज किया जाता है। स्टर्म टू स्टर्न का मतलब होता है ऑल द वे फ्रॉम द फ्रंट ऑफ ए शिप टू द बैक, फ्रॉम द बिगनिंग टू द एंड, टॉप ऑफ द प्लांट टू इट्स रूट्स, या लूज प्लेजेंटनेस टू बिकम स्ट्रिक्ट। तो फ्रॉम स्टर्म टू स्टर्न का मतलब होता है फ्रंट टू बैक, ऑल द वे फ्रॉम द फ्रंट ऑफ अ शिप टू द बैक। ये स्पेशली शिप के लिए यूज किया जाता है, फ्रंट एंड बैक साइड्स के लिए। नेक्स्ट है ओवर एग द पुडिंग। ओवर एग द पुडिंग का मतलब क्या हुआ, क्या मतलब किसी पुडिंग की बात हो रही है, इसमें कुछ खाने पीने की बात हो रही है? नहीं। एग की बात हो रही है? नहीं। ठीक है, क्या कोई ऐसे ऑप्शंस भी है? देख लेते हैं। डी ऑप्शन है एड इंपॉर्टेंट डिटेल्स टू द कंटेंट ऑफ ए स्टोरी। ओके, एड डिटेल्स इन ऑर्डर टू मेक समथिंग मोर एक्साइटिंग। बी ऑप्शन है फिल द पुडिंग एक्सेसिवली विद एग, मतलब ये तो बिल्कुल ही नहीं होगा। ठीक है। ए ऑप्शन है एड अननेसेसरी डिटेल्स टू मेक समथिंग सीम बेटर और वर्स, मतलब किसी चीज को बहुत ज्यादा अननेसेसरी चीज है जिसमें आपने एड ऑन कर दी, तो या तो आपने उसको बहुत बेटर बनाने के चक्कर में आपने उसको खराब कर दिया। तो इसका सही जो आंसर होगा ओवर एग द पुडिंग। तो मतलब ऐसे याद रख लेना कि आपने पुडिंग को ओवर कर दिया, खराब कर दिया आपने उसको। तो इसका मतलब क्या हुआ, एड अननेसेसरी डिटेल्स टू मेक समथिंग सीम बेटर और वर्स। क्लियर है जी?
चलो नेक्स्ट है टर्न ओवर अ न्यू लीफ। टर्न ओवर अ न्यू लीफ, न्यू लीफ का मतलब क्या होता है? चेंज वंस बिहेवियर फॉर द बेटर, रीड बिटवीन द पेजेस ऑफ अ बुक, या डू अ समरसॉल्ट, या डू अ न्यू जॉब। तो टर्न ओवर ए न्यू लीफ, अब इसको हम रिलेट कर सकते हो, हम याद कर सकते हैं। देखो इसका लिटरल मीनिंग वो नहीं होगा, बट ऐसे याद कर सकते हैं। जैसे पेड़ से जब पत्तियां झड़ जाती है, पेड़ से पत्तियां गिर जाती है, तो नई लीव्स आनी शुरू होती है ना। तो नई लीव्स किस चीज की निशानी होती है? बिगनिंग की। ठीक है, हमारी लाइफ में भी कुछ ना कुछ होता रहता है, उसके बाद हम फिर से स्टार्ट करते हैं। तो न्यू लीव्स आप इस तरह से याद रख सकते हो। टर्न ओवर ए न्यू लीफ का मतलब क्या हुआ कि चेंज वंस बिहेवियर फॉर द बेटर। जैसे पेड़ से पत्तियां झड़नी जरूरी होती है ना, तभी नई लीव्स आएंगी, है ना, बेटर लीव्स आएंगी। और तो इस तरह से याद कर सकते हो। टर्न ओवर ए न्यू लीफ का जो सही जो यहाँ पे आंसर होगा वो क्या हो जाएगा? चेंज वंस बिहेवियर फॉर द बेटर। यू हैव टू टर्न ओवर ए न्यू लीफ। ठीक है, कोई अगर बहुत ज्यादा रूड है तो आप उसको इस तरह से बोल सकते हो। ठीक है जी, लेट्स मूव अहेड। नेक्स्ट है विद माइट एंड मेन। विद माइट एंड मेन का मतलब क्या हुआ? विद फुल रिस्क, विद फुल फोर्स, हैविंग फुल कॉन्फिडेंस, या विद फुल ब्लेसिंग्स। तो विद माइट एंड मेन, माइट, वैसे माइट का मतलब क्या होता है? राइट, माइट सुना है ना, राइट। ठीक है, ओके। तो वैसे विद फुल रिस्क, विद फुल फोर्स, विद माइट एंड मेन का मतलब होता है अपना पूरा जोर लगा दिया आपने, पूरे एफर्ट्स लगा दिया आपने। तो हम बोल सकते हैं कि विद माइट एंड मेन, विद फुल फोर्स। ठीक है, वो सक्सीड हुआ बिजनेस में विद माइट एंड मेन, इस तरह से बोल सकते हो। फिफ्थ है रफल समबडीज फेदर। अब रफल समबडीज फेदर्स, ठीक है, इसका मतलब क्या होगा? गैम्बल, एस्केप रिस्पॉन्सिबिलिटी, अनॉय समबडी, या फिर शो कंटेम्प्ट फॉर, मतलब किसी का, आपने किसी को बहुत ज्यादा गुस्सा दिला दिया, तो आप बोल सकते हो डोंट रफल माय फेदर, इस तरह से आप बोल सकते हो। ठीक है, रफल समबडीज फेदर मतलब गुस्सा दिलाना किसी को। तो अनॉय समबडी, क्लियर है? अनॉय समबडी तो मतलब किसी के आपने किसी के फेदर को रफल करते, गुस्सा आएगा ना उसको। यस, चलो नेक्स्ट है कट शॉर्ट। ओके, कट शॉर्ट, आई कट यू शॉर्ट, हम जैसे बोल देते हैं ना बीच में। इंटरप्ट करना, बीच में काटना, किसी की बात को काटना। तो बीच में आपने सुना भी होगा तो बोलते हैं ना आई कट यू शॉर्ट। ठीक है, तो डिलीट नहीं होगा, प्रेज नहीं होगा, स्लाइस इनटू स्मॉल पीसेस भी नहीं होगा। देखो कट शॉर्ट मैंने बोला था ना, जो लिखा है उससे लिटरल मीनिंग तो कभी भी नहीं होगा। स्लाइस इनटू स्मॉल पीसेस, कट शॉर्ट मतलब छोटे छोटे में शॉर्ट कट कर देना, नहीं। इसका मतलब क्या हुआ? इंटरप्ट कर देना, आपने किसी को टोक दिया बीच में, तो आप बोल सकते हो कट शॉर्ट। ठीक है, नेक्स्ट बैड ब्लड। बैड ब्लड क्या होता है? गंदा खून नहीं होगा, बुरा खून नहीं होगा। ठीक है, ऐसा कुछ नहीं है। इल फीलिंग, थ्रेटनिंग एटीट्यूड, इन एन इन्फेक्टेड स्टेट ऑफ बीइंग, इन्फेक्टेड आ गया ना, नहीं होगा। तो बैड ब्लड इसका मतलब ये थोड़ी उसका ब्लड इन्फेक्टेड हो गया है, नहीं। सी ऑप्शन है थ्रेटनिंग एटीट्यूड, इल फीलिंग, थ्रेटनिंग एटीट्यूड नहीं होगा, वॉर नहीं होगा। वैसे बैड ब्लड का मतलब होता है बीटर एनिमिटी, कट्टर दुश्मनी। ठीक है, तो कट्टर दुश्मनी कब होगी? जब इंसान के मन में इल फीलिंग आ जाए किसी को लेके। क्लियर? तो बैड ब्लड मतलब कट्टर दुश्मनी। लाइक टू ब्रदर्स आर एट बैड ब्लड नाउअडेज, इस तरह से यूज कर सकते हैं हम। नेक्स्ट है ही एंड हिज नेबर आर ऑलवेज एट लोगर हेड्स। लोगर हेड्स, ये हमारी फ्रेज है, लोगर हेड, एट लोगर हेड्स। agree on everything, disagreeing on everything, aloof from each other, abusing each other। लोगर हेड का मतलब क्या होता है? मतलब किसी चीज से एग्री नहीं करना, मैं आपकी बात से सहमत नहीं हूं, तो आप बोल सकते हो कि क्या हो गया? डिसअग्रीइंग ऑन एवरीथिंग, हर किसी बात पे, लोगर हेड। ठीक है, नेक्स्ट है आई एम गोइंग टू स्टे एट होम बिकॉज आई एम फीलिंग अंडर द वेदर। अंडर द वेदर मतलब बीमार हो जाना, ही इज फीलिंग अंडर द वेदर। ठीक है, अंडर द क्लाउड भी होती है एक फ्रेज, ये है अंडर द वेदर। ऑप्शन से अनहैप्पी, डिप्रेस्ड, इरिटेटेड, या फिर सिक। तो करेक्ट क्या हो जाएगा? सिक हो जाएगा। अंडर द वेदर मतलब सिक हो जाना।
तो डी हमारा सही आंसर हो जाएगा। तो आप बोल सकते हो जैसे कि आई एम गोइंग टू स्टे एट होम बिकॉज आई एम फीलिंग अंडर द वेदर, या आई एम नॉट फीलिंग अंडर द वेदर। Okay, even in the middle of the fire, he kept a level head. Even in the middle of the fire. Middle of the fire का मतलब क्या हो गया? Was impulsive, was sensible, was crazy, was self-centered. तो वैसे middle of the fire का मतलब क्या होता है? He kept a level head. Kept a level head है यहाँ पे हमारी जो फ्रेज है। Kept a level head का मतलब होता है कि बहुत ही हम बोल सकते हैं एडवर्स सिचुएशन में भी आपने अपना पेशेंस नहीं खोया, आपने अपना बहुत ही सेंसिबल तरीके से पेशेंस के साथ अपने सिचुएशन को संभाला, तो उसके लिए हम बोलते हैं kept a level head। ठीक है, he kept a level head in adverse situation, इस तरह से। तो ऑप्शन से वॉज इम्पल्सिव। इम्पल्सिव का मतलब होता है कि आपने इम्पल्सिवली कोई डिसीजन लिया, ठीक है, बहुत सोच समझ के भी हो सकता है। वॉज सेंसिबल, वॉज क्रेजी, वॉज सेल्फ सेंटर्ड। तो सेल्फ सेंटर्ड नहीं होगा, क्रेजी नहीं होगा, ठीक है। तो यहाँ पे अगर ये पॉजिटिव सेंस में तो हम सेंसिबल बोल सकते हैं, सेंसिबल हो जाएगा इसका, वॉज सेंसिबल। ठीक है जी। नेक्स्ट, in the following question 4 alternatives are given for the idiom phrase printed in bold. Choose the alternative which best express. Okay, हमारी phrase क्या है? Dog eat dog. Nowadays dog eat dog. ठीक है, तो मतलब dog eat dog का मतलब क्या हुआ? अब इसका मतलब ये नहीं कि कुत्ता कुत्ते को खा रहा है, ठीक है। phrases का मीनिंग completely different होता है। तो वेरी विजिलेंट, विजिलेंट क्या होता है? बहुत सतर्क। स्टीडी मैनेजर, देखो डॉग इट डॉग आया, मैनेजर का नाम कहाँ से आ गया, ठीक है। रूथलेस, कॉम्पिटिटिव, अच्छा कॉम्पिटिटिव या हॉस्टाइल एंड अनहेल्पफुल। देखो हॉस्टाइल का मतलब भी यही होता है इल इंटेंशन रखनी या अनफ्रेंडली किसी का बिहेवियर होना, तो बट ये आंसर नहीं होगा, ठीक है। रुदलेसली कॉम्पिटिटिव, रुदलेसली कॉम्पिटिटिव होता है मतलब जहां पे आप किसी को मारने काटने पे उतारू हो, आपके मन में बहुत इल इंटेंशन है किसी को लेके। आजकल होता है ना बहुत सारा कंपटीशन के चक्कर में लोग क्या से क्या कर देते हैं, तो उसको हम बोलेंगे डॉग ईट डॉग, ठीक है। लेट्स मूव अहेड। डॉग्स के ऊपर बहुत सारी फ्रेजेस है। नेक्स्ट है गिफ्ट ऑफ द गैब। ये हमारी फ्रेज है गिफ्ट ऑफ द गैब। ये बहुत कम लोगों को मिलता है ना गिफ्ट ऑफ द गैब। क्या मतलब होता है इसका? गिफ्ट ऑफ द गैब का मतलब होता है जो इंसान बेशक उसको काम ना आता हो इतना अच्छा, लेकिन वो बातें बहुत अच्छी करता हो, तो हम उसको बोलते हैं अरे ही हैज द गिफ्ट ऑफ द गैब, ठीक है। मतलब जैसे बोलते हैं ना बोलने चालने में जो इंसान बड़ा अच्छा होता है या फिर अपनी बातों से ही जीत लेता है सबको, उसके लिए हम बोल सकते हैं। एम्बेरसिंग नहीं होगा, डिसेप्टिव है, पजलिंग है, एलोक्यूंट है। तो डिसेप्टिव हम बोल सकते हैं, पजलिंग तो नहीं होगा, ठीक है। ओके, तो गिफ्ट ऑफ द गैब का मतलब होता है जो इंसान मतलब आर्ट ऑफ स्पीकिंग हम इसको कह सकते हैं, आर्ट ऑफ स्पीकिंग मतलब बोलने का तरीका बहुत अच्छा हो जिसका। जैसे अटल बिहारी वाजपेयी जो थे उनको लेके बोला जाता था कि उनको ही वॉज गिफ्टेड विद द गिफ्ट ऑफ द गैब, ठीक है। मतलब उनके बोलने का तरीका बहुत अच्छा था, ही हैड गिफ्ट ऑफ द गैब, इस तरह से बोल सकते हैं। चलो 13th हमारा क्वेश्चन है ईट वंस ओन वर्ड्स। ईट वंस ओन वर्ड्स का मतलब क्या होता है कि किसी की स्टेटमेंट, मान लो आपने कुछ ऐसा बोल दिया और फिर आपने बोला ईट माई वर्ड्स बैक, मतलब स्टेटमेंट वापस लेना। टू ऑफर ब्राइब विद स्वीट वर्ड्स नहीं। टू लिसन केयरफुली, टू रिमेन साइलेंट या फोर्स टू रिट्रैक्ट वंस ऑन स्टेटमेंट। तो लिसन केयरफुली भी नहीं होगा, रिमेन साइलेंट भी नहीं होगा, क्या हो जाएगा? फोर्स्ड टू रिट्रैक्ट वंस ऑन स्टेटमेंट। प्रैक्टिकली तो ऐसे पॉसिबल नहीं है ना, यू कांट टेक योर स्टेटमेंट बैक, ठीक है, बट फ्रेजेस के हिसाब से ठीक है ये। चलिए जी नेक्स्ट है, नेक्स्ट हमारी फ्रेज है choose the alternative which best expresses the meaning of the idiom phrase steal someone's thunder। ये हमारी फ्रेज है steal someone's thunder, मतलब किसी का थंडर चुरा लिया नहीं, ठीक है। मतलब किसी में ऐसी क्वालिटी है टेक क्रेडिट फॉर समथिंग someone else did,
पुअर क्राई या फिर अ यूजलेस अटेम्प्ट या फिर एवरीथिंग। तो क्या हो जाएगा, स्टील वंस थंडर का मतलब हो गया टेक क्रेडिट फॉर समथिंग समवन एल्स डिड। वैसे इसका सिर्फ इसी सेंस में नहीं होता है, स्टील वन समवंस थंडर, अच्छा समवंस थंडर है फिर आप बोल सकते हो समवंस थंडर मतलब कि क्रेडिट आपने ले लिया, काम उसने किया, तो हम बोल सकते हैं। होता है ना ऐसे भी, काम किसी ने किया, क्रेडिट किसी ने ले लिया। स्टील वंस थंडर। He struck several bad patches before he made good. Struck से यहाँ पे हमारी जो फ्रेज है दैट इज struck several bad patches, ये हमारी फ्रेज है। इसका मतलब क्या हुआ, बिफोर ही मेड गुड, बिफोर ही मेड गुड है ना, अच्छा करने से पहले। थोड़ा सा तो सेंटेंस पढ़ के भी हमें सेंस लग गई है। एलिमिनेटेड मैनी डिफिकल्टीज, वेंट थ्रू मैनी इलनेस, मेड मैनी प्रोफेशनल डिफिकल्टीज या केम अक्रॉस बैड वेदर। देखो बैड वेदर नहीं आएगा, बैड टाइम होता तो सही होता, ठीक है। हैड मैनी प्रोफेशनल डिफिकल्टीज भी नहीं होगा, वेंट थ्रू मैनी इलनेस भी नहीं होगा, एलिमिनेटेड मैनी डिफिकल्टीज मतलब यहाँ तक पहुँचने से पहले उसने बहुत सारी मुश्किलों को दूर किया है, मुश्किलों को हटाया है, तब वो यहाँ तक पहुँचा है, तो उसके लिए हम बोलेंगे एलिमिनेटेड मैनी डिफिकल्टीज। क्लियर है जी? लेट्स मूव अहेड। कट अ सॉरी फिगर। कट अ सॉरी फिगर का मतलब क्या होता है, अब बात ऐसे नहीं कि कोई कट अ सॉरी फिगर, तो डिड नॉट स्टैंड स्ट्रेट, अपोलोजाइज्ड फॉर हिज रिमार्क्स, क्रिएटेड अ रॉन्ग इंप्रेशन या फिर मेड अ पुअर इंप्रेशन। तो क्या हो जाएगा, मेड अ पुअर इंप्रेशन, ठीक है, मतलब आपने गलत इंप्रेशन डाला किसी पे, क्रिएटेड नहीं होगा, मेड अ पुअर इंप्रेशन, तो उसके लिए हम बोल सकते हैं कि इट वॉज प्रूव्ड कट अ सॉरी फिगर। तो डिड नॉट स्ट्रेट नहीं होगा, अपोलोजाइज नहीं होगा, क्रिएटेड और रॉन्ग इंप्रेशन नहीं होगा, मेड अ पुअर इंप्रेशन हो जाएगा, ठीक है। ब्रिंग टू लाइट। ब्रिंग टू लाइट का मतलब क्या हुआ, आप किसी चीज को लाइट में लेके आ गए, तो लाइट में लेके आ गए तो मतलब क्या हो गया, उस चीज को पहचान मिल गई है, रिकॉग्नाइज्ड हो गई है वो चीज, ठीक है। तो इंट्रोड्यूस्ड, रिवील्ड, सीन या ब्रॉट टू लाइफ, तो ब्रॉट टू लाइफ नहीं होगा, इंट्रोड्यूस नहीं होगा, रिवील्ड हम कह सकते हैं, तो करेक्ट जो हमारा आंसर हो जाएगा वो बी हो जाएगा, दैट इज रिवील्ड, ठीक है। ब्रिंग टू लाइट, जैसे ट्रुथ वॉज ब्रॉट टू लाइट, इस तरह से बोल सकते हो। द ट्रायल मेड अ मॉकरी ऑफ जस्टिस। ओके, ट्रायल मेड अ मॉकरी, मॉकरी का मतलब क्या होता है, मॉकरी होता है मजाक बनाना किसी का, ठीक है। मॉकरी ऑफ जस्टिस का मतलब क्या हुआ, पीपल मॉक्ड एट द जजमेंट, इट वॉज अ मॉक ट्रायल। देखो मॉकरी एट जस्टिस है, मॉक ट्रायल तो नहीं होगा, ठीक है जी, इसको हटा दिया है। देयर वॉज नो सीरियस आउटकम, ये भी नहीं होगा। मेड द सिस्टम लुक रिडिक्यूलस, चलो रिडिक्यूलस हरकतें हो सकती है बट हम ऐसे नहीं बोलेंगे कि मेड द सिस्टम लुक रिडिक्यूलस। तो इसका मतलब क्या हुआ, द ट्रायल मेड अ मॉकरी जस्टिस, मतलब कि कुछ ऐसा हुआ जिससे जो सिस्टम है उसका मजाक बन गया, ठीक है। तो हम बोल सकते हैं पीपल मॉक्ड एट द जजमेंट, ए हमारा सही आंसर हो जाएगा। क्लियर है जी? यस, लेट्स मूव अहेड। नेक्स्ट है हिज रीसेंट स्टेटमेंट इज एन अबाउट टर्न। अबाउट टर्न हमारी फ्रेज है, अबाउट टर्न, अ गुड अनाउंसमेंट, अ डिक्लेरेशन ऑफ वॉर, कंप्लीट चेंज ऑफ ओपिनियन या अ बोल्ड स्टेटमेंट। तो हिज रीसेंट स्टेटमेंट इज बोल्ड स्टेटमेंट, गुड अनाउंसमेंट नहीं होगा, डिक्लेरेशन ऑफ वॉर नहीं होगा, बोल्ड स्टेटमेंट, या हम बोल सकते हैं कंप्लीट चेंज ऑफ ओपिनियन, मतलब उसने ओपिनियन ही कंप्लीटली चेंज कर लिया है, तो हम बोल सकते हैं अबाउट टर्न, ठीक है जी। ओके, नेक्स्ट है 20th क्वेश्चन है हमारा, टू ग्रीस द पाम। ओके, टू ग्रीस द पाम का मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है किसी को रिश्वत देना, टू ब्राइब, ठीक है। इससे रिलेटेड एक और भी सेंटेंस है, टू ग्रीस द पाम हो गया,
और एक बैक स्ट्रेस इन्फ्लुएंस हो गया, ये भी एक फ्रेज है, बैक स्ट्रेस इन्फ्लुएंस। ठीक है जी, बैक स्ट्रेस इन्फ्लुएंस का मतलब क्या हो गया, इसका मतलब ऐसा होता है कि कुछ मतलब गलत तरीके से पहचान बनाना। ठीक है, जैसे मैंने बोला ही हैज अचीव्ड सक्सेस बाय बैक स्ट्रेस इन्फ्लुएंस। ठीक है, तो ऑप्शन से टू रब ऑयल ऑन द हैंड। अब देखो लिटरल मीनिंग तो नहीं होगा ना, टू ग्रीस द पाम का मतलब ये नहीं है कि आप पाम पे ही ग्रीस लगा रहे हो, तो ये तो बिल्कुल नहीं होगा, इसको तो हटा देना है फटाफट से। बी हैड टू ल्यूब्रिकेट द मशीन पार्ट्स, देखो यहाँ पे ल्यूब्रिकेट द मशीन पार्ट आ गए, ग्रीस से कोई लेना देना ही नहीं है भाई इसमें। ठीक है, ए भी नहीं होगा, बी भी नहीं होगा। सी हैड टू ब्राइब एंड डी हैड टू कट द ट्री, पेड़ कहाँ से आ गया ग्रीस द पाम में। ठीक है, तो करेक्ट जो आंसर हो जाएगा टू ब्राइब, मतलब रिश्वत देना। हिंदी में बोलते हैं ना हथेली गरम करना, यहाँ पे हथेली पे ग्रीस लगा रहे हो। ठीक है, इस तरह से याद कर सकते हो। या सो दैट्स ऑल फॉर टुडे, होप यू लाइक इट। आप लोगों को समझ आया होगा, ये जो हम इडियम्स एंड फ्रेजेस लेके आए हैं एग्जाम के लिए भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो अगर आपको समझ आया है तो हम इस चीज़ को, हम इस सीरीज़ को कंटिन्यू करने वाले हैं, और भी जो भी आपके एग्ज़ाम में जो क्वेश्चंस आएंगे, जो टॉपिक्स हैं, उनको हम डिस्कस करने वाले हैं बहुत ही डिटेल में, सो दैट आपको ये बहुत ज़्यादा यूज़फुल हो। और आपके पास टाइम बहुत कम है, तो उस कम टाइम को किस तरह से आप एक सही तरीके से आप ये क्या कर सकते हो, उसका सही यूज़ कर सकते हो, इन सारी चीज़ों का ध्यान में रखना है। तो थैंक यू सो मच, हैव ए गुड डे हेड।